हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास के मध्यकाल के बारे में। आप आज के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ प्राचीन काल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर हमने कुलिंद वंश के बारे में, कार्तिकीय राजवंश के बारे में और कृतपुर राजवंश के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल में मेन तौर पर हमें जो पढ़ने के लिए मिलता है वो मिलता है यहाँ पर कत्यूरी राजवंश के बारे में, साथ ही चंद वंश, कुमाऊं का जो चंद वंश होता है, और गढ़वाल का परमार वंश के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने के यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चंद वंश के बारे में जो हमारा वीडियो आज होने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल का जैसे कि हमें पता है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कत्यूरी वंश के बारे में, कुमाऊं का चंद वंश के बारे में और गढ़वाल का परमार वंश के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है वो मध्यकाल ही बन जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं मध्यकाल से पूछ जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वन बाय वन लाइनर का वीडियोज़ मैं आपके साथ लेके चलूँगा, साथ ही मैं आपके साथ इनके MCQ टेस्ट सीरीज़ भी आपके साथ लेकर चलूँगा। तो हम बात करेंगे अब मध्यकाल के बारे में। इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसके प्राचीन काल के बारे में पढ़ चुके हैं। मध्यकाल आज हमारा डिस्कस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मध्यकाल की बात, यहाँ पे मध्यकाल का जो इतिहास होता है उत्तराखंड का, वो मेन तो जो कत्यूरी का चंद वंश होता है, कत्यूरी शासन, चंद वंश और गढ़वाल के परमार वंश के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है, मध्यकाल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड की जो सीरीज हमारी चली, तो मैं उत्तराखंड के जो नोट्स है थोड़ा लेट होते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस इसको रिसर्च करके यानी कि ढूंढ के लेके आने पड़ते हैं। बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए थोड़ा लेट होती है वीडियो। और इसमें मैंने आपके पास परीक्षावाणी से लिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं, परीक्षावाणी से लिए हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड की वेबसाइट से भी कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। उस हिसाब से मैंने आपके साथ नोट्स कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं कत्यूरी वंश का। जो मध्यकाल का सबसे मेन इतिहास जो रहा है वो रहा है कत्यूरी वंश का रहा है, ठीक है। तो मध्यकाल के अभिलेखों और साहित्य में कत्यूरी नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो मध्यकाल की जो जानकारी, जो कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ना तो इसका कोई साहित्य लिखा हुआ है, ना ही इसका कोई अभिलेख लिखे हुए। जैसे कि हमने पहले वाले अभी से पहले वीडियोस पढ़े हुए हैं, जैसे हमने कार्तिकीय राजवंश के बारे में पढ़ा, तो हमें 9 अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उन 9 अभिलेखों से हमें उनकी शासन की जानकारी, प्रशासन की जानकारी, किस किस वंश के क्या क्या राजा रहे हैं। जैसे कि हमें पता चला कि कार्तिकीय वंश के 4 वंश यानी कि 3 से अधिक वंशों ने प्रशासन किया था। कौन कौन उसके संस्थापक रहे हैं, अंतिम शासक, तो हम सारी चीज़ें कहाँ से मिली हुई हैं, उनके अभिलेखों से मिली हुई हैं। या इस इतिहास को जानने की जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, साहित्यों से मिलती है। लेकिन इस वंश की न तो हमें मध्यकाल का इस वंश के बारे में न तो कोई अभिलेख मिलता है, न कोई साहित्य मिलता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो स्थानीय जो लोक गाथाओं से मिलती है, या फिर जागर के माध्यम से मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? जागर के माध्यम से मिलती है। जागर जो एक शब्द जो होता है हमारे पास, जागर जो होता है एक देवीय जो, तो ये यानी कि देवीय जो गीत होते हैं, यानी कि ठीक है, जो जागर इसको बोलते हैं, देवीय गीत के रूप में इसको जाना जाता है जागर, ठीक है। तो जागर नृत्य हो गया। जागर जो होता है कि जो देवीय गीत के रूप में यहाँ पे गाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जागर बोलते हैं। देवी शक्ति के रूप में या देवी आराधना के रूप में जो गीत गाए जाते हैं वो हमें जागर के रूप में यहाँ पे मिलते हैं। कत्यूरी राजवंश जो रहा है कि के बाद कुमाऊं पर जो था, कार्तिकीय राजवंश के बाद कुमाऊं पर क्या हो गया था, कत्यूरों का शासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जिनके बारे में हमें जागर वगैरह से प्राप्त होता है। हुआ कि 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कुमाऊं और गढ़वाल पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासन। जैसे मैंने हमने इससे पहले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कार्तिकेय राजवंश का कंप्लीट वीडियो वहाँ पे दिया हुआ है, जिनकी राजधानी कहाँ पर थी, कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ, जो वर्तमान जोशीमठ में थी, ठीक है। आसंती देव ने कत्यूरी राज्य में आसंती देव की वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जो थी वो जोशीमठ के रणचूला कोट में स्थापित की थी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि आसंती देव वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी आसंती देव ने की थी। और आसंती देव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? वो थी आपके जोशीमठ, भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, और या फिर वो एग्जैक्ट दे सकता है रणचूला कोट, या फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट दे सकता है चमोली। तो तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जोशीमठ, रणचूला कोट आप ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली कितना तो हर कोई जानता है कि जोशीमठ जो चमोली में स्थित है, ठीक है। कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। देखिए, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव था, जिसको जागरों में बीरमदेव, वीरदेव आदि नामों से भी जाना जाता था, जो कि एक अत्याचारी शासक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। क्या था? एक अत्याचारी शासक के रूप में इसको जाना जाता है।
लोक गाथाओं के अनुसार 1398 में जी की बात होती है कि जिया रानी की जो लोक गाथाएं में मिलती हैं उसके अनुसार पता चलता है कि 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और इसका जो सामना हुआ था ब्रह्मदेव से वो हुआ था हरिद्वार में। कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार में हुआ था, जिसमें वीरमदेव मारा गया और कत्यूरी वंश का यहाँ पर अंत हो गया था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था वीरमदेव। वीरमदेव क्यों था, अब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया कि 1398 में जब तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया तो वीरमदेव और तैमूर लंग का जो आमना सामना हुआ, दोनों का युद्ध जो हुआ हरिद्वार में है, जहाँ पर वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुआ या मारा गया और इसके साथ ही कत्यूरी वंश का अंत हो गया। वीरमदेव ने चंपावती राजा विक्रमचंद को हराया था। ठीक है, तो चंपावत के राजा जो थे विक्रमचंद को हराया था किसने? वीरमदेव ने। 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उसके कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था या कत्यूरी राज्य पर कब आक्रमण किया था, तो वो क्या था 1191 में, या 1191 में पश्चिमी नेपाल का वह राजा कौन था जिसने कत्यूरी राज्य के शासनकाल में आक्रमण किया था, वो था अशोक चल। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। 1223 में नेपाल के शासक कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कत्यूरी शासन को अपने कब्जे में कर लिया। तो 1223 में फिर से कराचल देव नाम का एक नेपाली शासक था, उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कत्यूरी शासन को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, बात करते इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो कत्यूरी जो बैजनाथ में जो स्थित जो राजवंश का जो उदय हुआ है उसे मूल तो कात्यूर वंश कहा जाता था। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था? कात्यूर वंश कहा जाता था। किसको? जो बैजनाथ में जो उत्पन्न हुआ एक वंश जो था, यानी कि बैजनाथ में कत्यूरी बैजनाथ के जिस राजवंश का जो उदय हुआ था उसको हम मूल तो क्या कहते थे? कात्यूर वंश के नाम से जानते हैं। इसकी पुष्टि जो मिलती है वो महाराजा जतपाल देव के कुलसारी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, से आई कार्तिकेयपुर नाम से मिलती है। तो कात्यूर नाम यहाँ पे जो महाराज जतपाल देव का कुलसारी अभिलेख है वहाँ पर कात्यूर नाम मिलता है। उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पे एक कात्यूर वंश नाम का कोई वंश यहाँ पर राज्य शासन करता था। तभी इन राजाओं ने गोमती घाटी का नाम भी कात्यूर हो गया तथा यह कत्यूर कहलाता था। तो जब से इसके बाद कहिए जो गोमती घाटी का नाम भी इन्होंने कात्यूर के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया और साथ ही इसको भी कत्यूर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पूर्णकालीन तौर पर हम बात करें तो कुनिंदों और कार्तिकेयपुर राजाओं की बात यहाँ पे जब हो रही है, ठीक है, पूर्णकालीन कुनिंदों और कार्तिकेयपुर राजवंश की किसी दूरस्थ शाखा ने इस नए राजवंश की स्थापना की और जो कि केदार भूमि की पश्चिम उत्तर भाग में निवास करते थे। पुरातात्विक सामग्री के अनुसार दो प्रारंभिक राजाओं के नाम यहाँ पे मिलते हैं जो कि कुलसारी मूर्ति अभिलेख में वंश के नाम के साथ ही महाराजा जतपाल देव का नाम यहाँ पे अंकित मिलता है, जिनकी पत्नी का नाम था कषाणी देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये। ठीक है, महाराजा जतपाल देव जो पत्नी का नाम था वो क्या था? कषाणी देवी। महाराजा जतपाल देव का यहाँ पे उल्लेख क्यों मिलता है? क्योंकि उनके कुलसारी जो अभिलेख है उससे हमें कात्यूर वंश यानी कि कत्यूरी वंश के उदय होने की जानकारी मिलती है, इसीलिए उनका यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था कषाणी देवी। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान कुलसारी में देव मंदिर का निर्माण कराया गया और वहां पर लक्ष्मी नारायण प्रतिमा की स्थापित की गई थी। तो उन्होंने किसने करवाया था? ये महाराजा जतपाल देव ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं कि अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर या इसको बड़ादित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इससे पहले जो क्वेश्चन अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर के बारे में बूटधारी कटारमल मंदिर के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर या बड़ादित्य मंदिर इसको बोलते हैं की जो स्थापना थी वो कत्यूरी वंश के राजा कटारमल देव ने किया था 11वीं-12वीं शताब्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, यानी कि कटारमल मंदिर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में है। किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे बात की आपकी स्थापना किसने की थी? कत्यूरी वंश के राजा ने की थी। कौन से राजा थे? कटारमल देव ने ही अपने नाम पर। देखिए ध्यान रखिए, कटारमल मंदिर है कटारमल के नाम से। साथ इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देवता शिव को ये समर्पित है। ठीक है, क्या है? देवता शिव को ये समर्पित है। तो कटारमल देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो कटारमल का जो उल्लेख मिलता है तो डोटी यानी कि नेपाल तथा अस्कोट राजवलियम में मिलता है। कटारमल का जो उल्लेख मिलता है डोटी नेपाल तथा अस्कोट राजवलियम में मिलता है। जिया रानी की जागर में पुत्र धामदेव तथा तुर्क सुल्तान के युद्ध का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है,
तो जिया रानी के नाम पे ये भी किंवदंती यानी कि भी ये भी माना जाता है कि जो जिया रानी के नाम पर ही जो रानी खेत का नाम जो पड़ा है वो जिया रानी नहीं रखा था। ठीक है, तो हुआ ये था कि वो किसी युद्ध से यहाँ पर वापस आ रही थी और वहाँ पर कोई खेत था, वहाँ पर खेत था वहाँ पे, और उनको वहाँ पर अच्छा लगा तो कुछ टाइम उन्होंने वहाँ पर 1 या 2 दिन उन्होंने वहाँ पर बिताए, जिस कारण उनका नाम वहाँ पर पड़ गया था रानी खेत पड़ गया था। ठीक है, तो एक कहानी के रूप में यहाँ पे इसके उस बारे में जानने के लिए मिलता है यहाँ पे। बैराठ राजा जो था मालूशाही ने वीरदेव की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजूला मालूशाही के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक प्रेम कथा, उत्तराखंड की एक बहुत ही मानी जानी प्रेम कथा के रूप में इसको जाना जाता है। एक प्रेम कथा के रूप में इनको जाना जाता है, प्रेमियों के रूप में इनको जाना जाता है, राजूला और मालूशाही को, और उन्हीं की गाथा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो वही राजूला मालूशाही की बात जो हो रही कि वैराट के जो राजा थे मालूशाही ने वीर देव की अधीनता क्या कर दी, स्वीकार कर ली थी। तो हमें उत्तराखंड के जागरों में इसके बारे में जब पढ़ने के लिए मिलता है, इसके बारे में सुनने के लिए मिलता है, जानकारी मिलती है। राजूला मालूशाही एक उत्तराखंड की बहुत ही लोकप्रिय प्रेम कहानी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो राजूला मालूशाही गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों की यहाँ पे बात जब होती है तो एक नया नाम यहाँ पे आता है राजूला मालूशाही का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कत्यूरियों की शीतकालीन जो राजधानी थी वो ढिकुली यानी कि रामनगर नैनीताल। ठीक है, तो कहाँ पर थी इस कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ पर थी, ढिकुली रामनगर में थी, के पास गाने वाला भर थी। 1398 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल अभियान शुरू किया था। 13वीं सदी के अंतिम में रणचूला कोट या रणचूली हाट इसको नाम से जान जाते हैं, बैजनाथ में स्थापित मूल कात्यूर वंश का जो अंतिम जो बिखरा हुआ था वो अलग अलग तरीके से इसका यहाँ पे बिखरा हो गया था। जैसे कि कत्यूरी बैजनाथ हो गया था, दूसरा डोटी नेपाल हो गया था, तीसरा यहाँ पे हो गया था सुई काली कुमाऊं हो गया था, चौथा हो गया था सीरा के नाम से, पांचवा हो गया था बारह मंडल के नाम से, छठवां हो गया था अस्कोट, द्वाराहाट लखनपुर, और सूर के जो राज्य थे वो कार्तिकेयपुर के ही शाखाओं से ही बने हुए थे। यानी कि कत्यूर जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था, ये कत्यूरी जो शाखा थी वो इस तरीके से बट गई थी, 7 से 8 राज्यों में यहाँ पे ये बट गई थी। राजावलियों की प्रीतम देव जागर गाथाओं में पृथ्वीपाल या पिथौरा शाही राजा पिथिर या नारसिंह जाप में इसे पिथौरा प्रीतम देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजावलियों का जो प्रीतम देव का जो जागर मिलता है उसके जागर गाथाओं के अनुसार जो पृथ्वीपाल या पिथौरा शाही जो थी वो राजा पिथिर या नारसिंह देव या नारसिंह जाप में इसे पिथौरा या प्रीतम देव के नाम से भी जाना जाता था। ये वही पिथौरा शाही हैं जिनके नाम पर पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजा पिथौरा शाही ने ही 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की स्थापना की। देखिए आपके पास नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 1960 को हुई थी। किसने की थी, राजा पिथौरा शाही ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है ये। रणचूली हाट बैजनाथ की मूल शाखा का जो अंतिम शक्तिशाली राजाओं में से एक मानी जाती है। जो रणचूली हाट बैजनाथ की जो मूल शाखा जो थी, जो 6 से 8 जो शाखाओं में जो बट गया था, वो सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में, सबसे शक्तिशाली शाखा के रूप में जो थी वो थी रणचूली हाट बैजनाथ की। पिथौरा शाही ने 1418 में रानी बाग यानी कि चित्रशिला में तुर्कों को परास्त कर दिया था। जिया रानी यानी कि मालवा नरेश की पुत्री थी, और साथ ही पोतम देव या पिथौरा शाही की छोटी पत्नी भी थी। यहाँ पे जिया रानी जो थी वो मालवा नरेश की पुत्री थी और पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी थी, जिसने रानी बाग में तुर्कों से आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया था। ठीक है, देखो पिथौरा शाही के शासनकाल की बात जब यहाँ पे होती है 1418 में, तो उन्होंने रानी बाग यानी कि चित्रशिला पर क्या किया था, तुर्कों को परास्त किया था प्रिथौरा शाही ने 1418 में। उसके बाद फिर से इन्होंने आक्रमण किया। जिया रानी मालवा नरेश की पुत्री जो थी यानी कि पोतम देव या पृथ्वी राज शाही या प्रीतम देव, सॉरी पोतम नहीं प्रीतम देव यहाँ पे है ये प्रीतम देव। ठीक है, प्रीतम देव की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्होंने रानी बाग में तुर्कों से आक्रमण कर या तुर्कों पर का जो आक्रमण का सामना किया और उनको वहाँ पर परास्त कर दिया था। जिया रानी का जो उपनाम है वो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है। साथ ही जिया रानी को देखो, आपके पास क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्वेश्चन पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसको जाना जाता है, जिया रानी को जाना जाता है। साथ ही इनको न्याय की देवी के नाम से भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, और साथ ही इनको पिंगला या प्योला भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास पिंगला या प्योला के नाम से किसको जाना जाता है, क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आपके पास रहने वाला है कि क्या काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तो था हमारे पास इनके बारे में, जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रही हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में।
अगला यहाँ पे बात करते हैं कि पाली पिछाऊ जो था यहाँ पे, तो पाली पिछाऊ वंशावली के अनुसार जो जिया रानी का पुत्र जो था वो था धामदेव, जिसको दुलाशाही के नाम से भी जाना जाता था, जिसने डोटी पश्चिमी नेपाल जिसको बोलते हैं, जिसने डोटी को पराजित किया था। डोटी यानी कि पश्चिमी नेपाल का जो भाग होता है वो डोटी कहलाता है वहाँ पे, ठीक है। तो पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जो जिया रानी का जो पुत्र था वो धामदेव जो था वो दुलाशाही था, और उसे ने उस जिसने डोटी यानी कि पश्चिमी नेपाल को पराजित किया था। धामदेव के दो पुत्र हुए हैं, जिसमें था मालूशाही और लाडमशाही। देखो, जिया रानी का पुत्र था धामदेव, और धामदेव के दो पुत्र थे मालूशाही और लाडमशाही। मालूशाही के बारे में जिसको मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, राजुला और मालूशाही के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि राजुला और मालूशाही की प्रेम कथा के बारे में जो आपको बताते हैं, ये वही राजुला मालूशाही है, ठीक है। जागर गाथाओं में बैराट यानी कि चौखुटा के पास के राजा मालूशाही, जो यानी कि बैराट के राजा जो थे राजा मालूशाही, और दारमा की सौक्याणी कुमाऊं की थी, ठीक है, कुमाऊं दारमा कुमाऊं की बात यहाँ पे हो रही है। सौक्याणी राजुला की प्रेम कथा प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको ऊपर पहले बताया था। तो यानी कि जो राजुला जो थी वो कौन थी, कुमाऊं की थी, और राजा मालूशाही जो थे वो गढ़वाल के थे, ठीक है। तो यानी कि गढ़वाल कुमाऊं की एक प्रेम कथा की एक अनोखा वर्णन जो मिलता है वो उत्तराखंड की जागरण में पढ़ने के लिए मिलता है या सुनने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्रशासन के बारे में, जो यानी कि इसका प्रशासन किस प्रकार का था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो हमने अभी ये बात कत्यूरी राजवंश की, कुछ ज़्यादा वंश का यहाँ पे शासन नहीं रहा है, वो कुछ ही कम रहा वहाँ पे। तो इसके बारे में जो भी था, जैसे जिया रानी हो गया, पृथ्वीराज पिथौराशाही हो गया, ठीक है। तो कम ही राजाओं के बारे में डिस्कस मिलता है। अब इसके प्रशासन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पदाधिकारी कौन कौन हुआ करते। तो पदाधिकारी सबसे पहला हुआ था प्रांतपाल हुआ करता, जो कि सीमाओं की सुरक्षा का भार इस पे होता था। यानी कि जो सीमाओं की सुरक्षा का जो पूरा दायित्व होता था वो था प्रांतपाल पे होता था। वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों से आने वाले व्यक्ति यानी कि किसी अजनबियों पर नजर रखने वाला जो व्यक्ति होता था वो था वर्मपाल होता था। थट्टपाल जो होता था वो गिरिद्वारों के रक्षक होते थे, ठीक है। गिरिद्वारों के यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले जो होते थे उनके जो रक्षक होते थे उनको बोला जाता था थट्टपाल बोला जाता। क्या बोला जाता? थट्टपाल के नाम से उसको जाना जाता था। बात करते हैं अन्य राज्यों के बारे, अन्य पदाधिकारियों के बारे में। तो अन्य पदाधिकारियों में जो अलग अलग यहाँ पे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि नरपति जो रहा है यहाँ पे, तो नरपति का जो रहा है यानी कि नदी घाटी पर आगमन की सुविधा जो थी, यानी कि नदी घाटी पर आगमन की सुविधा, कर वसूली या संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर छानबीन, यानी कि एक सीबीआई जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, उस तरीके से यहाँ पे काम करता था कि इसको नदी घाटियों की जो आवागमन की जो सुविधाएं वहाँ पे हुआ करती थी, टैक्स वसूली जो हुआ करती थी, या संदिग्ध या अजनबियों की जो गतिविधियाँ, उनके किस प्रकार किस कार्य के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, क्या किस गलत कार्य तो नहीं करते, उस तरीके की सारी चीज़ें उनके पास, जो सारी गतिविधियों पर उनकी नजर रहती थी, ठीक है। तो उसको नरपति बोला जाता था। कत्यूरी राजाओं की जो सेना जो थी वो 4 भागों में डिवाइड थी। 4 भागों में पहला होता पदातिक होता था, दूसरा होता था अश्वारोही, तीसरा होता था गजारोही, और चौथा होता था उष्ट्रारोही। तो यानी कि जो पदातिक होते थे, पद सेना यानी कि पैदल सेना जो होती थी यहाँ पे, गोलमिक भी इसको बोला जाता था। अश्वारोही यानी कि सर्वोच्च नायक के रूप में, यानी कि अश्वबलाधिकृत जो होता था, यानी कि जो अश्व के यानी कि घोड़ों पर सवार जो सेनापति होते थे वो हमारे जो उसके अश्वारोही सेना होती। एक गजारोही होती थी कि जो हाथियों के साथ होती थी, और उष्ट्रारोही जो थी सबसे आगे जो चलती थी, ठीक है। उष्ट्राबलाधिकृत जो होती थी वो सबसे आगे चलने वाली सेना होती थी, ठीक है। तो 4 प्रकार की सेना में ये डिवाइड हुआ करता था, और इन सबसे बड़ा होता था हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत जो होता था। वो हत्या जो सवोष्ट्र जो होता था वो बलाधिकृत जो होता वो तीनों आरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे होता था, ठीक है। और सैन्य संचालक को यहाँ पे नरेश के नाम से जाना जाता था। अब इसकी पुलिस व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर जो थी, यानी कि प्रशासन जो था वहाँ पर किस प्रकार का था। एक जो था सबसे पहले तो दोषा पराधिक अधिकारी जो होता था, एक अधिकारी के नाम है, जैसे कि दोषा पराधिक जो होता था, यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी जो होता था। दुस्साध्य साधनिक जो होता था वो होता था गुप्तचर विभाग का होता था। दंडनायक, महादंडनायक, दंडपाशक जो होता था वो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे। दंडी या खड़ग जो होते थे वो दंड और खड़ग अधिकारी जो होते थे, कि इसके सिपाही जो होते थे। चोरोधरणिक जो होते थे वो यानी कि चोर डाकुओं को पकड़ने वाले जो अधिकारी होते थे उनको चोरोधरणिक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इनके आय के स्रोत क्या कहते हैं। कत्यूरी राजवंश या कार्तिकीय राजवंश के लिए भी सेम रहा है ये, ठीक है। इस कार्तिकीय राजवंश का ही सेम ही सिचुएशन है, यही प्रशासन का भी रहा है। तो आय के जो साधन थे, जो प्रमुख साधन था उनका कृषि था, खनिज संपदा थी, और जो जंगल यानी कि फॉरेस्ट हुआ करते थे, वन हुआ करते थे। क्षेत्रफल जो होती थी वो यानी कि कृषि की उन्नति की का ध्यान रखने वाला जो होता वो तो क्षेत्रफल होता था। प्रभातार जो होता था, एक ये भी एक पद होता था प्रभातार का, यानी कि भूमि की विधिवत नाप जो करने वाला,
बीज जो बोए गए हैं उसके अनुसार भूमि की नापजोख होती थी, तो उसकी जो पूरी जानकारी रखने वाला जो था प्रभातार उसको कहा जाता था। उपचारिक हो गया या पट्टकोश जो होता था, या पट्टकोश चारिक जो होता था वो भूमि अभिलेख से रिलेटेड होता था। खंडपति खंडर खंडराक्ष स्थानाधिपति जो होता था वो था खनिज और वन रक्षा, यानी कि देखा आप खंड रक्षा स्थानाधिपति, ठीक है, यानी कि खनिज और वन की रक्षा संबंधी उद्योगों की व्यवस्था जो करने वाला होता था वो खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है। भूमि की नाप के लिए कत्यूरी शासकों ने द्रोणाव्यायाम या नालीव्यायाम या बीज वाली भूमि का भी उल्लेख मिलता है। तो भूमि की नाप के लिए कत्यूरी शासन में द्रोणाव्यायाम यानी कि द्रोण की इकाई जो होती है, जैसे कि अभी आप गढ़वाल में आप देखते हैं कि मापन की अनाज नापने की इकाई होती है द्रोण के रूप में। द्रोण के रूप में पीछे से में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये द्रोण हो गया। ठीक है। जैसे कि भूमि वगैरह के लिए क्या होता है, नाली मुट्ठी आदि का प्रयोग होता है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। तो उल्लेख यहाँ पे मिलता है। एक नाली जो होती है यानी कि 9 पाथा, एक देखिए एक होता है शेर और पाथा, यानी कि जो जैसे दोण होता है ना, उसी तरीके से शेर और पाथा यानी कि क्वांटिटी नापने के काम आता है। या अनाज की क्वांटिटी होती है तो उसको बोलते हैं पाथा, दोण, शेर। तो ये सारी उसकी इकाइयाँ यहाँ पे गढ़वाल में यूज की जाती हैं। नाली जो होती है, नाली मुट्ठी, जैसे कि आपको पता है कि जमीन माप के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि इसका टैक्स जो हुआ था तो टैक्स से लेने के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अधिकारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता था एक भोगपति होता था और सोलकिक होता था। ठीक है। भोगपति और एक सोलकिक होता है। एक हमने अभी ऊपर गोलमिक पढ़ा था। यहाँ पे गोलमिक जो होता था इनकी पैदल सेनापति जो होता था। ठीक है, यानी कि पैदल सेना जिसको बोलते थे इसको। तो यहाँ पे ये है आपके पास सोलकिक होता है। भट्ट और चार विचार अधिकारी जो होते थे यहाँ पे वो प्रजा से विशिष्ट विष्ट या बेगार लेते थे। विष्ट या बेगार यानी कि जो बेगार जैसे कि एक प्रकार के यहाँ पे कर हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है। राज परिवार अभिलेखों में केवल राजा की महादेवी तथा उसके उत्तराधिकारी पुत्र के नाम मिलते हैं। डोटी परिवार के छोटे राजकुमार को हम रैका या राजान्यक कहा गया है। तो डोटी परिवार के छोटे जो राजकुमार जो होते थे उनको रैका कहा जाता था। सामंत जो हुआ करते थे राज्य के अंतर्गत जो शक्तिशाली ठकुरायन जो थी, यानी कि जो ठाकुर जो हुआ करते थे उस समय, उनको शक्तिशाली ठकुरों को सामंत के रूप में जाना जाता था। ठकुरायों का शासन जो था वो सामंत द्वारा हारेता था। ठीक है। तो जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे जनपद शासन की बात, तो जनपद शासन किस प्रकार का था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर। तो जनपद का जो शासन रहा है सबसे पहले नरेश जो होता था वो राज्य का सर्वोपरि जो शासक होता था वो होता है नरेश। ठीक है। जो राज्य का सबसे ज़्यादा के भी प्रेजेंट टाइम में नरेश की अगर हम राज्य का सर्वोपरि शासक के रूप में कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसको, यानी कि तब उसको नरेश कहा जाता था। कत्यूरी शासन में 4 विषयों तथा लोक गाथाओं के से एक अन्य विषय का यहाँ पे पता चलता है। कार्तिकेयपुर विषय की बात यहाँ पे हो रही थी, जो कि प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक ये माना जाता था। ठीक है। टंकणपुर विषय जो था वो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपरी अलकनंदा उपत्यका तक, यानी कि जो इनके विषय, यानी कि ये विषय ये नहीं था यहाँ पे कि विषय कुछ ऐसे सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। देखो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई होती थी वहाँ पर वो होती थी कुल। कुछ लोगों को मिलके क्या होता था, एक परिवार, यानी कि परिवार या कुल। कुल के बाद आता था क्या, ठीक है, जन आता, विश्व जो होता था। तो विश्व को बाद बोलते हैं हम यहाँ पे जनपद, जिसको जिला यहाँ पे इसको बोला जाता है। ठीक है। विष, और यहाँ पे जो आपको ये विष ही ये विषय है, यानी कि जिला जो था यहाँ पे जो उसका फैला हुआ जो भाग जो था वो फैला हुआ जो, यानी कि अन्य विषयों यानी कि अन्य राज्यों के या जिलों के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो राज्य का जो प्रांत जो था वो सबसे पहले तो क्या होता था, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो राज्य का जो था वो प्रांतों में विभाजित होता था। एक सबसे पहले होता था राज्य। ठीक है। वो अलग अलग प्रांतों में डिवाइड होता था। प्रांतों का यहाँ पे मतलब क्या है, जिला से मतलब है, क्या है, जिला से मतलब है यहाँ पे, या इसको बोलते थे हम विष, या इसको बोला जाता है जन। ठीक है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ये इसके जो विषय जो हुआ करते थे ये जन ही, यानी कि जनपद जो थे, यानी कि जो प्रांत जो पूरा जो प्रांत हुआ करता था, एक राज्य जो हुआ था वहाँ पे, वो सारी प्रांतों में डिवाइड हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है। तो जिसमें के बारे में यहाँ पे 4 मुख्यतः जो मिलते हैं कत्यूरी वंश के बारे में मिलते हैं। तो सबसे पहले कार्तिकेय विषय जो था तो वो आपके पास प्राचीन कत्यूर से लेकर जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक फैला हुआ था। टंकणपुर की बात करें तो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक फैला हुआ था। अंतराग विषय की यहाँ पे बात करते हैं तो भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका तक फैला हुआ था। ऐसाल विषय की बात होती है तो भागीरथी तथा यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका तक, और मायापुर हाट की बात होती है तो सतलज, यमुना दाब और कालीगंगा गुड़ की दाब तक ये फैला हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आपके पास रहा है। तो अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल उत्तरवैदिक काल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही शासन हमारा रहा है। सबसे जो
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी कुल। क्या होती थी? कुल होती थी। क्या होती थी? कुल। ठीक है, कुल को मिलकर जो बनता था एक गांव बनता था वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी कुल। कुल के बाद बनता था, कुल सभी कुलों को मिलकर बनता था गांव। ठीक है, तो गांवों को मिलकर बनता था विश्व, और सभी विषयों को मिलकर बनता था जनपद, और जब भी सभी जनपदों को मिलकर बनता था प्रांत। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टाइम की बात यहाँ पे है, तो गांव यानी कि कुल जो होता था उसका जो मुख्य होता था कुलप होता था। गांव का जो मुख्य होता था ग्रामीण या प्रधान उसको बोलते थे। विश्व का जो विश्व जो होता था, विश्व का जो प्रधान होता विश्वपति कहते थे। ठीक है, और इस तरीके से जन और प्रांत के बारे में राज्यपाल के रूप में जाने जाते थे यहाँ पे, या ऊपरी इनको बोला जाता था वहाँ पे। तो हम अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में, तो वहाँ पे हमें यही चीज़ पढ़ने के लिए मिलती है। वही जो सिचुएशन जो थी या वही प्रशासन की जो स्थिति थी वही कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के समय में मिलती है। तो दोस्तों ये था आपके पास कत्यूरी राजवंश का इतिहास और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे यहाँ पे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो भी आपके साथ लेकर आऊँगा। जल्द ही मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।